गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम जो है वो हमने किया था क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको बनता है वो बनता है एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड जो है वो बतानी है कैसे होती है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उसमें जो लिगेंड होते हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं। तो आप इसको एक इमेजिन करो कि एक आपने पहले क्यूब बनाना है। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब आप इसको इस तरीके से बना लेना। ठीक है, तो ये बड़ा तो मैंने एक रफ बनाया है आपको बताने के लिए कि क्यूब बना लेना। आपने एक ही क्यूब में जो है वो फिर डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये वाली दो हैं एडजेसेंट, इन पे 2 लिगेंड बना दो, और यहाँ पे नीचे जो है वो ये 2 मैंने ले ली, तो इनके अपोजिट यहाँ पे इन 2 पे 2 लिगेंड बना दो। ये देखो 2 और ये 2 कॉर्नर पे। तो इरेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय व्हेन ए मेटल एटम इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द क्यूब। ठीक है, एंड जो 4 लिगेंड्स होंगे वो आपके जो है वो कॉर्नर पे प्लेस कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो 4 हैं तो एडजेसेंट पे कर देने हैं आपने, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, ये प्लेस कर दिए। उसके बाद आपने एक्सिस ड्रॉ करनी है एक्स वाई जेड। तो देखो जेड एक्सिस कैसे ड्रॉ करनी है मैं आपको बता दूं। जो ये वाली लाइन है, ये वाला जो आपका जो है वो एज है, इसके आपने क्या करना है, सेंटर में फिर मेटल एटम बना देना है और इन 4 जो है वो बॉन्ड को मिला देना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि जो जेड एक्सिस है वो इस लाइन के अलॉन्ग जो है वो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना, जेड एक्सिस एम के थ्रू आगे। उसके बाद जो है वो एक एक्स एक्सिस आ जाएगी ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस आएगी, और जो बाई एक्सिस है वो आपने इस लिगेंड से नीचे और इस लिगेंड से ऊपर आपने इस तरीके से एक पैरेलल लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है। बस इतना सा डायग्राम आपको बनाना है। इससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, देखो इसमें आप क्या लिखोगे, इरेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज ऑब्टेन्ड व्हेन ए मेटल कैटायन और एटम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, जो मैंने आपको बताया, एंड 4 लिगेंड्स, जो आपके 4 लिगेंड्स हैं, दे ऑक्यूपाई द अल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। ठीक है, वो कॉर्नर्स पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो आप डायग्राम को केयरफुली देखो कि इसमें कोई भी लिगेंड जो है वो एक्सिस के लॉन्ग जो है वो अप्रोच नहीं कर रहा। ये है मेरी एक्सिस जेड, ये मेरी एक्स और ये बाई। तो कोई भी लिगेंड जो है वो एक्सिस के लॉन्ग अप्रोच नहीं करता टेट्राहेड्रल में, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल में करता था। तो इसमें लिगेंड जो है वो थोड़ा सा जो है वो स्लाइटली आपके बिटवीन द एक्सिस जो है वो क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। तो ये जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एक्स एंड वाई जेड एक्सिस आर पास्ड थ्रू द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब एंड नन ऑफ द लिगेंड विल अप्रोच डायरेक्टली एनी ऑफ द मेटल डी ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस। ठीक है, अलोंग द एक्सिस। तो लिगेंड अप्रोचेस टू द सेंट्रल मेटल आयन बिटवीन द एक्सिस, वो बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं। सो नॉन एक्सियल मेटल डी ऑर्बिटल जो कि आपके पास बिटवीन द एक्सिस में लाई करते हैं, लाइक डी एक्स बाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, दे विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन फ्रॉम द लिगेंड्स एंड बिकम्स हायर इन एनर्जी। इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और आपको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी रूल है कि जितनी एनर्जी हाई होगी उतना ही अमाउंट से वो क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। तो जो आपके एक्सियल ऑर्बिटल होंगे डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर, उनकी एनर्जी इक्वली क्या हो जाएगी, टू मेंटेन द बैरी सेंटर रूल। ठीक है, कि एवरेज एनर्जी सेम रहती है, तो वो आपके पास क्या हो जाएंगे, डाउन चले जाएंगे। तो अब 3 ऑर्बिटल ऊपर गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 3 ऊपर गए हैं, तो जब भी 3 ऑर्बिटल ऊपर जाएंगे तो आपके पास जो है वो 3 के साथ वाला फैक्टर 4 था, है ना, हमने ऑक्टाहेड्रल में भी देखा। तो 4 से इनकी एनर्जी प्लस 4 से इनकी एनर्जी क्या कर जाएगी, रेज कर जाएगी। और जो 2 ऑर्बिटल है मेरे पास, जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, जो मेरे पास हैं सॉरी आपके पास डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर, उनकी एनर्जी 6 डी क्यू से जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। तभी तो बराबर रहेगी ना, 6 × 2 12 और 4 × 3 12, है ना। तो 12 अमाउंट से क्या है वो इक्वली जो है उसको नलीफाई करेगा, तो एवरेज एनर्जी सेम रहती है। तो एक और बात इसमें ध्यान रखना, जी सबस्क्रिप्ट में यूज़ नहीं करता टेट्राहेड्रल में, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में वो होती है। तो आप जो है उस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि जी जो है वो यूज़ नहीं होगा सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो रही डायग्राम की बात, तो डायग्राम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन की थी। ठीक है, मैंने थोड़ा रफ सी डायग्राम बनाई, आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। 5 डी ऑर्बिटल तो इक्वली एनर्जी इनकी रेज करेगी अंडर द स्फेरिकल फील्ड, आप लिख सकते हो। फिर जैसे ही वो क्लोजली जो है वो 4 लिगेंड अप्रोच करेंगे
तो टेट्राहेड्रल के केस में तो वो लिगेंड्स जो बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे रिपल्शन, तो उन 3 की एनर्जी बढ़ जाएगी, इसको T2 बोलेंगे, G नहीं लिखेंगे इसमें। और जो 2 होंगे मेरे पास जो एक्सियल हैं dx² - y² और dz², इनकी एनर्जी डाउन चली जाएगी बाई एन अमाउंट ऑफ 6dq, और इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी बाई एन अमाउंट ऑफ 4dq। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो मेरे पास डेल्टा टी आएगी, ठीक है, जो मेरे पास ये डेल्टा टी होगा, इस गैप को बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जो डेल्टा टी होगा वो मैं कैलकुलेट करूँगा -6dq, है ना। तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, E और T2। तो E में मान लो P इलेक्ट्रॉन है और T2 में Q इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, -6dq इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E में इंटू P प्लस 4dq, ऊपर वाला प्लस होता है, 4dq इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 में, तो इंटू Q से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से आप डेल्टा टी निकाल सकते हो। इसमें पेयरिंग एनर्जी का यूज़ नहीं होगा टेट्राहेड्रल के केस में। क्यों नहीं होगा यूज़, अभी मैं आप आगे बताऊंगा, ठीक है, इसमें क्यों पी का यूज़ नहीं होता, चाहे जो मर्जी लिगेंड हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पॉइंट्स लिख के आओगे अगर आपको सिंपल क्वेश्चन आता है कि टेट्राहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बताओ, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो इसके जो है वो कॉन्जिक्यूटिव जो है 2 क्वेश्चन आपके बड़े इंपॉर्टेंट मानते हैं, और 92 मेरे हिसाब से 95% चांसेस हैं 2 क्वेश्चन के आने की। तो वो क्या 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है गिव रीजंस फॉर द स्मॉलर वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल देन इन ऑक्टाहेड्रल। ध्यान रखना यहाँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात कर रहा हूँ, कि टेट्राहेड्रल में जो है वो कम होती है एज कंपेरिजन टू ऑक्टाहेड्रल। पहले क्वेश्चन समझो, ये बोलता है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, जो गैप होता है एनर्जी गैप, ऑक्टाहेड्रल में था डेल्टा O और टेट्राहेड्रल में क्या है डेल्टा T। अब ये बोलता है कि ऑक्टाहेड्रल का जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में जो मर्जी लिगेंड लो एनर्जी गैप कम ही रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसका वो रीजन पूछ रहा है। तो मैंने डायग्राम से बताया कि देखो ऑक्टाहेड्रल में T2G और EG सेट बनते हैं, तो ये डेल्टा O है, इसमें E और T2 सेट बनता है, इसका रिवर्स है ना टेट्राहेड्रल में, तो ये डेल्टा T बनता है। तो डेल्टा T कम बनाना है, ये डायग्राम छोटी बनानी है एनर्जी गैप। तो डेल्टा T जो होता है वो मेरे पास जो होता है वो क्या होता है, बहुत जो है वो क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर। तो मैंने यहाँ लिखा है डेल्टा T इज़ वेरी लेस देन डेल्टा O। उसके बाद आप रीज़न जो है वो इसमें लिखोगे, ठीक है, इसको रहने देना, ठीक है, इसको रहने देना, इसको मत लिखना भी। उसके बाद जो है वो आप इसमें लिखो, इसका रीज़न क्या है, इन टेट्राहेड्रल देयर आर 4 लिगेंड्स। आपको पता है वेराज इन ऑक्टाहेड्रल कितने लिगेंड होते हैं, 6 लिगेंड होते हैं। तो जितने कम लिगेंड होंगे उतनी ही उनकी कम फील्ड होगी, और कम फील्ड होगी तो वो मेटल डी ऑर्बिटल को भी क्या करेंगे, कम स्प्लिट करेंगे। तो जितने ज़्यादा लिगेंड होंगे उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी। तो एक रीज़न ये भी है कि टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड होते हैं और ऑक्टाहेड्रल में 6 होते हैं। तो लेसर इज द लिगेंड, लेसर विल बी द स्प्लिटिंग। तो जो स्प्लिटिंग होती है वो आपके पास कितनी होती है, देखो, तो स्प्लिटिंग जो होती है वो आपके पास कितनी जो है वो आपके पास आएगी। तो ये वाला जो फैक्टर जो होता है ये क्या करते हैं, सो इन कंपेरिजन टू ऑक्टाहेड्रल देयर आर 2/3 लिगेंड होते हैं इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में मेरे पास जो है वो टेट्राहेड्रल में कितने लिगेंड होते हैं, 2/3 लिगेंड होते हैं, ठीक है। सो ड्यू टू दिस रीजन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो एनर्जी जो होती है टेट्राहेड्रल में इट इज़ डिक्रीज्ड बाय 2/3 टाइम्स ऑफ द ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल में मेरे पास जो है वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, और टेट्राहेड्रल में मेरे पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो मैं जो है वो अगर रेशो लूँ, है ना, टेट्राहेड्रल टू ऑक्टाहेड्रल, तो क्या आ जाएगी वो, तो वो मेरे पास आ जाएगी 4/6। कितनी आ जाएगी, 4/6, है ना। तो जो टेट्राहेड्रल का आंसर आएगा कि टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड होंगे वो कितने होंगे, 4/6 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2/3 नहीं आया ना ये। तो ये बोलता है कि द नंबर ऑफ लिगेंड जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल में वो कितने होते हैं, 2/3 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो 2/3 जो है वो फ्रैक्शन में आएगा, तो कम हुए ना ये, 2/3 को आप डिवाइड करोगे तो वो मेरे ख्याल से वो फ्रैक्शन में आ जाएगी वैल्यू, ठीक है ना, 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगी। तो ड्यू टू दिस रीजन इनकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी होती है वो एक फैक्टर से डिक्रीज हो जाती है बाई 2/3 टाइम्स, ठीक है। और जो एक और इसका रीजन है कि टेट्राहेड्रल फील्ड कोई भी लिगेंड जो है वो एक्सिस के लॉन्ग अप्रोच नहीं करता, ठीक है। तो लिगेंड्स को डायरेक्टली कोई फेस नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई भी लिगेंड, क्योंकि चारों लिगेंड जो है कहाँ आ रहे हैं, बिटवीन द एक्सिस। तो लिगेंड को कोई भी डायरेक्टली फेस नहीं कर रहा है, तो लिगेंड के साथ इनकी इंटरेक्शन बड़ी कम होती है, ठीक है, टेट्राहेड्रल में। तो कम इंटरेक्शन की वजह से वहाँ पे स्प्लिटिंग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
जबकि ऑक्टाहेड्रल में दो लिगेंड्स ऐसे होते हैं जैसे dx² - y² एंड dz², ये डायरेक्टली पॉइंट करते हैं टुवर्ड्स द एक्सिस, तो इसकी वजह से उसमें स्प्लिटिंग मोर होती है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट फेस कर रहे हैं, डायरेक्ट टच में। अब जैसे मान लो कोलिजन होता है, ये एक्सीडेंट ही हो रहा है, ठीक है, अगर कहीं बिल्कुल हल्की सी साइड लग रही है तो इतना नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर फ्रंट फेस टू फेस जो है वो आपके पास एक्सीडेंट होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो यही रीज़न है कि किस केस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी या किस केस में नुकसान ज़्यादा होगा। जिस केस में नंबर ऑफ लिगेंड जो है वो डायरेक्टली अप्रोच करेंगे, तो वो ऑक्टाहेड्रल में 2 करते हैं, टेट्राहेड्रल में तो एक भी नहीं करता डायरेक्टली अप्रोच, ठीक है। तो इस फैक्टर से भी जो डिक्रीज होता है वो 2/3 अप्रॉक्सीमेटली 2/3 टाइम से एक और जो है वो उसका डिक्रीज जो है वो हो जाता है। तो ओवरऑल डिक्रीज कितना हो जाएगा, इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करते हैं तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल इज 2 बार हो गया ना, 2/3 एक पहले फैक्टर से और 2/3 इस फैक्टर से ऑफ द ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2/3 ऑफ डेल्टा ओ। तो नेट डेल्टा टी क्या होता है 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, ठीक है। तो अगर आपको डेल्टा टी की वैल्यू पता है तो आप डेल्टा ओ निकाल सकते हो, अगर आपको डेल्टा ओ की वैल्यू पता है तो आप डेल्टा टी निकाल सकते हो। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। ये भी आपको जो है वो दशमलव में ये आपको आएगा, तो 0 पॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस ही बात है डेल्टा टी जो होता है वो स्मॉलर होता है डेल्टा ओ से ऑलवेज, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया कि गिव द रीजन ऑफ स्मॉलर वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल देन इन ऑक्टाहेड्रल। मैंने यही लिखा था स्टार्टिंग में, तभी आपको बाद में समझ आया डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, ठीक है। तो ये आप पहले भी लिख सकते हो, लेकिन आपको जो है वो आंसर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ये भी दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आपको जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्वेश्चन बोलता है कि ऑल द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एक्सप्लेन। क्वेश्चन को फिर बता दूं, ये बोलता है कि टेट्राहेड्रल का कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लो जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर वो बोल के कह रहा है कि टेट्राहेड्रल है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या चाहे वीक फील्ड हो, ठीक है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, टेट्राहेड्रल का हमेशा कॉम्प्लेक्स जो है वो हाई स्पिन बनेगा, ठीक है। मैंने बात की थी ऑक्टाहेड्रल में कि हाई स्पिन क्या होते हैं, हाई स्पिन बनते थे वीक फील्ड से, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये हो गया कि इस केस में पेयरिंग नहीं हो सकती, लो स्पिन बनता कब, जब पेयरिंग होती। तो आपको क्वेश्चन वैसे पूछ सकता है ऑल द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विल नेवर फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बाय, तो यही आंसर है, ठीक है। तो वो लो स्पिन क्यों नहीं बनाता, या आप उस केस में पेयरिंग क्यों नहीं होती, तब भी आपका यही आंसर आएगा, क्यों नहीं होती। ये बोलता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वेरी स्मॉल होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, बट एवर में भी द लिगेंड, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, डेल्टा टी जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया क्यों कम होता है, उसका रीजन आपको पता है। अभी डेल्टा टी इतना स्मॉल हो जाता है कि इसकी वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से भी बहुत कम हो जाती है। पेयरिंग एनर्जी होती है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन, तो उससे भी इसकी वैल्यू इतनी कम हो जाती है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि वो पेयर होने की बजाय जो है वो जो खाली ऑर्बिटल है उनमें जंप कर जाता है। तो देयर फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फेवर एनर्जेटिकली, क्योंकि पेयरिंग में ज़्यादा एनर्जी लग रही है, तो बल्कि उसको ऑर्बिटल अवेलेबल है कम एनर्जी पे, तो वो जो है वो जंप कर जाएगा, पेयर नहीं होगा। सो इलेक्ट्रॉन इन ई सेट में जो होंगे दे नेवर पेयर अप, है ना, जब तक कि वो T2 ऊपर वाला फिल नहीं हो जाता। T2 फिल हो जाएगा फिर वो E वाला पेयर हो जाएगा। सो E जो सेट जो होगा वो स्टार्टिंग में कभी भी पेयर अप नहीं होगा कि T2 को खाली रहने दिया, एंड इसी वजह से जो है वो हमेशा क्या बनाते हैं, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, क्योंकि नेट स्पिन निकल के जो आती है वो ज़्यादा आती है। सो ड्यू टू अबव रीजन और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो ये रीजन जो है वो आप दे सकते हो। अब बारी आती है CFSE कैलकुलेट करने की टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो एक बात तो आपने ये ध्यान रखनी है, जो मर्जी लिगेंड हो, डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो पेयरिंग एनर्जी से क्या रहने वाली है, कम रहने वाली है, मतलब इसमें पेयरिंग नहीं होगी। तो चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, आंसर सेम आएगा। D1 सिस्टम लिया मैंने, तो आप थोड़ी सी केयर ये बरतना, आप फ्लो में यहाँ पे T2 ड्रॉ कर देते हो और ऊपर E ड्रॉ कर देते हो टेट्राहेड्रल के लिए, नहीं, क्वेश्चन को पढ़ें, पहले टाइम देना है अपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, पहले अपने क्वेश्चन पढ़ना है, फिर सोचना है कि क्या आंसर उसका एग्जैक्ट है, क्योंकि इसमें गड़बड़ करता है बच्चा कि ऑक्टाहेड्रल का आंसर टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल का ऑक्टाहेड्रल में, ऐसा नहीं करना। टेट्राहेड्रल में 2 नीचे और 3 ऊपर,
ठीक है, E T2। अब आपको फास्ट करना है काम, ठीक है, 2 हैं तो 6 DQ नीचे और 3 है ऊपर 4 DQ। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डेल्टा T क्या आएगी, है ना, ध्यान रखना इसमें डेल्टा T होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन है E1 T2 0, तो -6 × 1, T2 में तो है नहीं 0, पेयरिंग इसमें होगी नहीं तो प्लस P आता नहीं है, तो -6 DQ। 2 इलेक्ट्रॉन है, फास्ट करना है, 2 इलेक्ट्रॉन 6 से नीचे आया तो 6 × 2 -12 DQ। 3 इलेक्ट्रॉन है 1 2, अब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इस गैप जो है वो बड़ा कम होता है और पेयरिंग एनर्जी बड़ी ज़्यादा होती है, तो ये ऊपर चला जाता है स्टेबल होने के लिए। तो 6 × 2 कितना आता है -12, और एक ऊपर गया है तो वो 4 बाई अमाउंट से इंक्रीज करता +4, तो आंसर क्या आता है -8 DQ। D4 1 2 3 4, ठीक है, तो इसमें भी जो है वो आप क्या करोगे, 4 इलेक्ट्रॉन जो है फिल करोगे 1 2 3 4, ठीक है, तो आपके पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे हैं, 6 × 2 -12 और 2 ऊपर हैं, तो 2 × 4 8, तो आंसर क्या आ जाता है -4 DQ। ठीक है, D5 2 इधर 3 ऊपर, तो इसमें तो क्या करना, 6 × 12 4 × 3 12, तो 12 -12 जो है वो 0। D6 1 2, पहले इसको भरे 1 2, फिर ऊपर जाना 3 4 5 और फिर आएगा 6th वाला नीचे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया 6। तो डेल्टा T कितनी आती है, 3 नीचे है 3 ऊपर है, तो 6 × 3 और 4 × 3 आंसर आ जाएगा। D7 1 2 3 4 5 और फिर 6 और 7 की पेयरिंग हुई, तो डेल्टा T कितना आएगा, 4 नीचे हैं 3 ऊपर है, 6 × 4 और ऊपर कितना है 4 × 3 12। D8 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर जाता है फिर, ठीक है, तो ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, ठीक है, तो आंसर आता -8 DQ। ठीक है, फिर है D9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, नीचे हैं 4 और ऊपर हैं 5, आंसर निकाल लेना। D10 4 और 6 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसको फास्ट करना है आपने, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में मैंने जंप किया, पहले किया मैंने ऑक्टाहेड्रल, फिर की उसकी CFSC, ठीक है, उसमें मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कॉन्सेप्ट आएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग होगी, पेयरिंग P एनर्जी कैसे आएगी वो आपको पता है, ठीक है, उसको हम कंपेयर करेंगे कितने नंबर ऑफ पेयर बने। टेट्राहेड्रल में मैंने देखा कि रिवर्स पैटर्न हो गया, क्यों हुआ इसका आपको पता है। टेट्राहेड्रल में स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, वो अगर आपको जानबूझ के लिखेगा भी स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड तो आंसर वो सेम ही आएगा, उसमें कोई पेयरिंग नहीं करनी है आपने। ठीक है, टेट्राहेड्रल में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिख भी दे तब भी पेयर मत करना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलता है कि टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स में आपको डायग्राम बतानी है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है, जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में पढ़ी। तो इसमें आपको CFSC नहीं निकालनी होती। होता क्या है टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स, टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6 होता है ना, समझें आप। ये मेरा एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, इसमें सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, चाहे एक्सियल है चाहे इक्वेटोरियल है ना। ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ होगी इसके बराबर होगी, इसकी इसके बराबर होगी, सारी बॉन्ड लेंथ आपस में इक्वल होती है। ये है आपकी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जो भी हमने पहला केस डिस्कस किया था। अब ये बोलते हैं कि आप इसको डिस्टॉर्ट कर दो। डिस्टॉर्ट करने का मतलब होता है कि इस लिगेंड को आप खींच दो, ऊपर को खींच दो, इस लिगेंड को नीचे को खींच दो, ठीक है, तो आपने उसकी बॉन्ड लेंथ चेंज कर दी, तो वो जो डिस्टॉर्शन होगी उसी को क्या बोलते हैं, मतलब जो उसमें चेंजेस आ गई उसी को क्या बोलते हैं, हम टेट्रागोनल बोलते हैं। तो टेट्रागोनल मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं 2 लिगेंड को ऐसे खींचूंगा, इलॉन्गेट करूंगा, तो जैसे मैं इसको इलॉन्गेट करता हूँ तो स्ट्रेस पड़ती है इन 4 बॉन्ड पे जो इक्वेटोरियल होते हैं, ये अंदर को कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इनको खींचा तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, अंदर को खींच गई और, ठीक है, इसको बोलते हैं इलॉन्गेशन। एक तरीका ये है कि मैं इन 4 को बाहर की तरफ खींचूंगा, 4 को बाहर की तरफ खींचूंगा इस तरीके से, या ऐसा बोल दूंगा कि इन 2 लिगेंड को मैंने दबाऊंगा, ऐसे फ्लैट कर दूंगा, तो जैसे मैं इनको फ्लैट करूंगा तो प्रेशर पड़ेगा इन 4 लिगेंड्स पे, तो ये बाहर की तरफ आएंगे। ठीक है, तो 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है कॉम्प्रेशन फ्लैटनिंग और एक होता है इलॉन्गेशन। मैं आपको इलॉन्गेशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि फ्लैटनिंग भी ईजी है, लेकिन आपको 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है, 6 नंबर के इसके चांसेस हैं टेट्रागोनल के, अगर 6 मार्क का आपको क्वेश्चन आ सकता है कि टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस में जो है वो आप कैसे एक्सप्लेन करते हो। बहुत सिंपल है, ये छोड़ने नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये तो बिल्कुल कहानी की तरह है, थ्योरी की तरह है कि अब आपको क्या करना है, इन 2 लिगेंड को इलॉन्गेट करना है ऑक्टाहेड्रल से, तो आपको ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम पता होना चाहिए पहले। तो आपने इलॉन्गेट कर दिया अलोंग Z एक्सिस, ठीक है, ये कौन सी एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है, ये मेरी Z एक्सिस।
तो जेड एक्सिस के लॉन्ग जो है वो मैंने क्या कर दिया, 2 को इलोंगेट कर दिया। तो क्या फ़र्क पड़ेगा जो मैंने T2 और EG सेट बनाए हैं। तो देखो, 2 ligands are assumed to be stretched along the z axis. By doing this, the 4 ligand in equatorial plane they come closer. इनकी क्लोज आ जाएंगे। Those orbital which lies along z axis, अब वो z axis के लॉन्ग लिगेंड के चले गए, दूर चले गए। तो वो ऑर्बिटल जो z axis के लॉन्ग लाई कर रहे थे उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मेरा z एक्सिस के लॉन्ग लिगेंड का क्या कर गया, बढ़ गया। वो दूर चले गए, दूर चले गए तो रिपल्शन भी कम हो गई, रिपल्शन कम हो गई तो dz की एनर्जी कम हो गई। तो ये बोलता है कि दोज ऑर्बिटल विच लाइज अलोंग जेड एक्सिस विल एक्सपीरियंस लेस रिपल्शन एज कंपेरिजन टू, मेरा जो एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल का केस था। तो ऑक्टाहेड्रल में मेरे पास एक था EG सेट, dx² - y² और dz²। इसको देख लेते हैं पहले। तो ये ऑक्टाहेड्रल का है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको डिस्टॉर्ट कर दिया तो जेड के लॉन्ग रिपल्शन क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, जो है वो और कम हो जाएगी। तो ये मेरे dz² की एनर्जी कम हो गई, और एक्स बाई के लॉन्ग जो है वो लिगेंड और क्लोज आ गए, शॉर्टनिंग हो गई तो उनकी रिपल्शन बढ़ जाएगी। तो dx² - y² ऊपर चला जाएगा और dz² मेरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यही फाइनल डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। पहले मैं इंडिविजुअली बता दूं, फिर dx/dy/z और dxz। तो जो z वाले हैं वो तो मुझे पता ही है कि इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं इनको डाउन में बना दूंगा, dy/z dxz। और जो एक्स बाई वाले हैं इनकी एनर्जी तो बढ़ रही है तो उसको मैं ऊपर बना दूंगा। तो इतना सिंपल है बिल्कुल। तो टेट्रागोनल में अगर आपको डायग्राम आती है बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपने ऐसे 5 ऑर्बिटल मैंने फास्ट बनाया, आप लिख सकते हैं मेटल d ऑर्बिटल डी जनरेट देयर एनर्जीज इंक्रीज सिमेट्रिकली। देखो वही डायग्राम है ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ करो सबसे पहले, 3 इधर 2 ऊपर, इनको लिख दो ऑक्टाहेड्रल T2G सेट EG सेट। आप बना सकते हो बड़े कलरफुल पेन से, ठीक है। इधर लाइन लगा दो, बेरी सेंटर रूल, इनको लिख दो जी, है ना, 6DQ, इधर लिख दो 4DQ, है ना, ऐसे बना सकते। तो ये मेरी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है। अब आपने क्या किया कि जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या किया, इलोंगेट किया। तो जेड के क्या हो जाएंगे, स्टेबल, क्योंकि रिपल्शन कम है। तो dz² और dx² - y² को फर्दर आप रेज कर देना इससे भी ऊपर, है ना। तो 2 बॉक्स, एक नीचे एक ऊपर स्प्लिट कर दिया। 3 थे मेरे, तो जेड एक्सिस वाले जो है वो डाउन आएंगे, dy/z dxz, और एक्स बाई वाले ऊपर जाएंगे। यही किया मैंने इधर भी, यही किया मैंने इधर भी। तो ये हुई टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। ये है मेरा आंसर टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या हुआ, dy/z और dxz की एनर्जी ऑर्बिटल की सेम है, इज इक्वल टू, उससे ज़्यादा है dxy की, dxy की ज़्यादा है से ज़्यादा है dz² की, और उससे ज़्यादा है dx² - y² की। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये डायग्राम ड्रॉ करके आना 5 नंबर की। तो कंप्रेशन आप उसका रिजल्ट उससे उल्टा हो जाएगा। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ कंप्रेशन का क्या होगा। कंप्रेशन जैसे मैं करूँगा तो जेड एक्सिस के लॉन्ग एनर्जी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, इससे रिवर्स हो जाएगा। और एक्स बाई के ये बड़े फ्लैट हो जाएंगे, तो एक्स बाई के लॉन्ग एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फ्लैटनिंग में dz ऊपर चला जाएगा, dx² - y² नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे dx बाई इधर आ जाएगा, dx/z वाला ऊपर चला जाएगा। तो फ्लैटनिंग का केस, लेकिन आपको करना नहीं है, आप इलांगेशन वाला ही करके आना टेट्रागोनल में। ठीक है, अंटिल अगर आपको वो बोलता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ऐसी स्क्वायर प्लेन ज्योमेट्री। अब ये बोलते हैं कि इसकी स्प्लिटिंग करो। तो इसकी स्प्लिटिंग को करने के लिए आपको पहले ऑक्टाहेड्रल और टेट्रागोनल की आनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताई। क्यों आनी चाहिए, देखो ये बोलता है कि स्क्वायर प्लेन कैन बी ऑब्टेन्ड, स्क्वायर प्लेन आपको मिल सकती है ऑक्टाहेड्रल से। कैसे, जैसे मान लो ये मेरी ऑक्टाहेड्रल है। ये बोलता है कि पहले इन 2 लिगेंड को इलोंगेट कर दो। मैंने इनको इलोंगेट कर दिया तो मेरे को क्या मिलेगा, पहले इंटरमीडिएट ज्योमेट्री क्या मिलेगी, टेट्रागोनल, जो मैंने अभी पीछे की। अब ये बोलता है कि इनको खींच दो, इतना खींच दो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मूव कर जाए, मतलब गायब भी हो जाए बॉर्डिंग डिस्टेंस से। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, स्क्वायर प्लेन। मतलब मैंने कंप्लीटली रिमूव ही कर दिए। एल को इतना ज़्यादा खींच दिया, एल को इतना ज़्यादा खींच दिया कि वो है नहीं है, कि बराबर ही है, उनका उसका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो मेरे को स्क्वायर प्लेन बन गई। तो मेरे को इन 2 के डायग्राम आते होंगे तो मैं स्क्वायर प्लेन इजीली बना सकता हूँ। ठीक है, तो देखो ये पहले मैंने 5 ऑर्बिटल बनाए, फिर मैंने डायरेक्ट बना दिया है। हालांकि कुल एनर्जी रेज करती है, बना सकते हो आप, लेकिन इस तरीके से आप अपनी शीट पे भी फ्लैट स्ट्रक्चर बना के आना कलरफुल पेन से। ये प्रैक्टिस कर लेना एक बार आप आज। dxy dy/z dxz, ये ऑक्टाहेड्रल का केस है। पहला किसका केस आएगा, ऑक्टाहेड्रल का। ये चलेगा ही चलेगा। जब ये आप 3 करते हो ना इकट्ठी ऑक्टाहेड्रल, इसको इकट्ठे करना, फिर आएगा आपका टेट्रागोनल और फिर आएगा स्क्वायर प्लेनर। इनको इकट्ठी डायग्राम ड्रॉ कर लेना, फिर आपको ईजी रहेगा। ऑक्टाहेड्रल का पूछता तो यहाँ तक आएगा आंसर। अगर वो टेट्रागोनल का पूछ रहा है
तो आपको क्या करना है, बाई इलॉन्गेशन, है ना, आपने लिख देना है इधर टेट्रागोनल जो, इधर ऑक्टाहेड्रल लिख दो, इधर क्या लिख दो, टेट्रागोनल लिख दो, और ये स्क्वायर प्लेन आ गई मेरे पास। तो टेट्रागोनल में जेड एक्सिस के लॉन्ग इलॉन्गेशन हुई तो जेड वाले स्टेबल हो जाएंगे, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स जेड, डी वाई जेड और डी एक्स वाई ऊपर आ जाएगा। अब जेड वाले आपने कंप्लीटली रिमूव कर दिए तो जेड वाला बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ना, जेड वाले आपने कंप्लीटली रिमूव कर दिए तो एक्स वाई वाले और अंदर आएंगे ये, ठीक है, ये और अंदर को खींचेंगे। ठीक है, तो एक्स वाई वाले और ज़्यादा, इनकी एनर्जी जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज, क्योंकि और ज़्यादा रिपल्शन होगी तो एक्स वाई की एनर्जी बढ़ गई और जेड की एनर्जी मेरे पास कम हो गई। अब जेड की एनर्जी जो होती है वो इतनी कम हो जाती है कि डी एक्स वाई से भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि डी एक्स वाई वाला तो रेज होगा एनर्जी में, यही है ना, क्योंकि एक्स वाई में वो क्लोज आ रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, तो इसकी एनर्जी क्या कर जाएगी, बस यहाँ पे आपने क्रॉस करना है, डी एक्स वाई को ऊपर ले जाओ और डी जेड स्क्वायर को नीचे ले आओ, और डी एक्स जेड और डी वाई जेड ये इनकी एनर्जी और ज़्यादा जो है वो डाउन चली जाएगी। क्लियर हो गया, क्योंकि जेड के अलॉन्ग है ना ये, तो जेड वाले तो और ज़्यादा एनर्जी में क्या कर जाएंगे, इतने ज़्यादा एनर्जी में डाउन आएंगे। देखो ये है जेड वाले दो, ये डाउन आए, और जो डी एक्स वाई वाले थे ये अप गए, और तो ये इतने अप हो जाते हैं कि यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है, पहले डी जेड स्क्वायर ये जो है वो पहले आ जाएगा डी एक्स वाई से, तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या बन जाएगा, डी एक्स जेड डी वाई जेड, फिर आ जाएगा डी जेड स्क्वायर, फिर आएगा डी एक्स वाई और फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। शॉर्टकट ये है कि जेड वाले पहले आएंगे, एक्स वाई वाले बाद में आएंगे। ठीक है, किस में, स्क्वायर प्लेनर में। तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करके आओ, थोड़ा सा लिख के आओ इसके पॉइंट्स, ठीक है, कि कैसे कैसे जो है वो उसमें जो है वो जेड के लॉन्ग मैंने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया तो वो ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, और एक्स वाई प्लेन में वो बॉन्ड डिस्टेंस कम हो जाएगा तो एक्स वाई वाले ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो अगला क्वेश्चन है, टीबीपी में आप जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो बताओगे। तो ये क्रिस्टल फील्ड वाली आपने प्रैक्टिस कर लेनी है कि कैसे डायग्राम बननी है, डायग्राम का ही खेल है इसमें सारा। ठीक है, तो आप 3 एक्सिस ड्रॉ करो, एक्स वाई और जेड। आपने क्या करना है कि 2 लिगेंड जेड एक्सिस पे ड्रॉ कर लेना ऐसे, और सेंटर में मेटल आए, ये एक्सियल है, और 3 लिगेंड मेरे इक्वेटोरियल में होते हैं क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है, तो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है ना, ऐसे ऐसे होती है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ना, आपने पढ़ी हुई है ऐसे, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, हाँ 3 आपके पास इक्वेटोरियल होते हैं। तो इस तरीके से आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसे दिखती हुई है, हालांकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पर आपने ऐसे बना देनी है एक राइट एंगल की तरफ, इक्विलेटर होती है, मतलब सबके बाउंड डिस्टेंस बराबर होते हैं, यहाँ लग नहीं रहे हैं। तो आपने 3 एक्सिस ड्रॉ की, तो 2 लिगेंड आपने यहाँ ड्रॉ करने हैं, एक्स के एक इधर, और एक लिगेंड इसके इधर ड्रॉ कर देना है बिटवीन, इनको मिला दो तो आपके पास क्या बन गया, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया। अब ये बोलता है कि सिर्फ जेड एक्सिस के लॉन्ग मेरे 2 लिगेंड हैं, तो जेड एक्सिस के लॉन्ग जो है वो ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्टली रिपल्शन फील करेंगे जो मेरे पास प्योरली जेड एक्सिस पे लाई करते हैं, तो वो एक ही ऑर्बिटल होता है, वो है डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर जो होता है, इन 5 में से इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये डी जेड स्क्वायर की वजह से रिपल्शन ज़्यादा होंगी। ठीक है, अब बचा आपके पास 4 ऑर्बिटल, डी एक्स बाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बोलता है कि इन 3 लिगेंड की वजह से ये क्लोजली एक्स बाई प्लेन में लाई करते हैं, तो एक्स बाई की एनर्जी जो है वो इन 4 में से जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, जिसमें एक्स और वाई की इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, तो देखो किस तरीके का डायग्राम बनेगा, 5, तो डी जेड तो सबसे ऊपर गया क्योंकि डी जेड सबसे ज़्यादा रिपल्शन फील कर रहा है, और इन 3 में से 4 बचे, तो जो डी एक्स वाई होगा उसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई की, और डी वाई जेड और डी जेड एक्स सबसे नीचे लाई करेंगे। चाहिए आप इसको क्रैम कर लेना, रट्टा लगा लेना, ठीक है, कि कैसे जो है वो आप टीबीपी को डायग्राम आपको आना चाहिए। बता देता हूँ आपको, जेड वाले ऊपर और जेड वाले नीचे, बीच में एक्स वाई वाले, किसमें, टीबीपी में। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हो, और ये रीज़न आप लिख सकते हो कि द 3 लिगेंड्स लाइज बिटवीन द एक्सिस, द लोब्स ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई ऑर्बिटल लाइज क्लोज टू द अप्रोच ऑफ लिगेंड एज कंपेरिजन टू डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, सो देयर एनर्जी इंक्रीजेज इन कंपेरिजन टू डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। ठीक है, तो 5 नंबर का आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है।
ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट आर द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं? तो पहला है नेचर ऑफ लिगेंड, ठीक है, दूसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, तीसरा है साइज ऑफ डी ऑर्बिटल और चौथा है ज्योमेट्री। तो पहले तो आप ये ऐसे 4 फैक्टर लिख के आओ, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मींस जो एनर्जी गैप होता है जो स्प्लिट करके आता है, जैसे ऑक्टाहेड्रल में आया मेरे पास डेल्टा ओ, टेट्राहेड्रल में आया मेरे पास डेल्टा टी, तो उस फैक्टर को उस स्प्लिटिंग को कौन से फैक्टर करते हैं? तो नेचर ऑफ लिगेंड में आपको पता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होगा वो ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कॉज करेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बुक से भी बता देता हूँ, ठीक है, किसका आंसर जो है वो आप कैसे लिखोगे, ठीक है। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बड़ा तो मैंने आपको पहले करवा ही दिया है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है कि जो ऑर्डर होता है उनका जो पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग पावर को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उस ऑर्डर को, ठीक है। तो सबसे पहले आता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नेचर ऑफ लिगेंड। तो नेचर ऑफ लिगेंड में पता है कि आपको जो स्मॉल लिगेंड होगा दैट कैन कॉज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ग्रेटर बिकॉज दे कैन अप्रोच द मेटल आयन क्लोजली। वो क्लोजली अप्रोच कर सकें, जैसे एफ नेगेटिव है, सबसे स्मॉल है, तो हेलोजन में एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, आई नेगेटिव। तो एफ नेगेटिव विल प्रोड्यूस मोर डेल्टा ओ वैल्यू देन कंपेरिजन टू सी एल एंड सो ऑन। सी एल जो ज़्यादा करेगा बी आर से ज़्यादा करेगा आई से, इसीलिए आई नेगेटिव जो होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है, फिर बी आर होता है, फिर सी एल होता है, फिर एफ होता है, डिपेंड्स अपॉन द साइज। जिसका साइज छोटा होगा वो क्लोजली अप्रोच करेगा। द लिगेंड्स, ये आपने लिख देना है नेचर ऑफ लिगेंड में, द लिगेंड्स विच हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ऐसे लिगेंड जो मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं, सी एन नेगेटिव, ठीक है, आपके पास NO2 नेगेटिव, ठीक है, या आपके पास हो गए कार्बोनिल हो गए, जो बैक बॉन्डिंग जो है वो कर सकते हैं, जो पाई डोनर लिगेंड्स होते हैं, वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं, वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो ज़्यादा कॉज करते हैं, ठीक है। फिर जो है वो आप रीज़न दे सकते हो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप लिख सकते हो इंक्रीजिंग फील्ड में, ठीक है, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे या वीक फील्ड लिगेंड होंगे, तो ये आप बता सकते हो। CO, CN, NO3, NO2 नेगेटिव आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वेयर एज दीज आर द वीक फील्ड, हेलोजन आर वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो ये जो है वो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। अब ये बोलता है कि जैसे मान लो मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, एक है FeCN6 4 नेगेटिव और एक है FeCN6 3 नेगेटिव। तो इसमें जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की एक में 2 है और एक में ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की 3 है। लिगेंड तो सेम है, नंबर ऑफ लिगेंड भी सेम है, नेचर ऑफ लिगेंड भी सेम है, साइनाइड है, यहाँ भी साइनाइड है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। फर्क क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट का, आयरन की यहाँ 2 है और यहाँ आयरन की 3 है। तो कॉन्फ़िगरेशन एक में 3d6 है और एक में 3d5 है। अब ये बोलते हैं कि जिस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उस केस में स्प्लिटिंग भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखना आपने। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपको क्या बताती है, ऑक्सीडेशन स्टेट का फिनोमेना तब आएगा जब आपका लिगेंड सेम हो, मेटल सेम हो, बट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिफरेंट हो। तो ये बोलता है कि जिस केस में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उस केस में लार्जर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी और जिसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसमें लोअर जो है वो होगी। तो मैंने आपको वैल्यू भी यहाँ बता दी कि जैसे आपके पास जो है वो इस केस में 32 आ रहा है, इसमें 35 आ रहा है ना। जैसे अमोनिया का केस ले लो, CONH3 2 पॉजिटिव है, यहाँ 3 पॉजिटिव है। तो आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये वैल्यू आप रट सकते हो या कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, आपको पता होना चाहिए किस में ज़्यादा किस में कम लिखनी है, ठीक है। फिर आता है टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल। अब ये बोलते हैं कि जैसे मान लो आपको एक ट्रांजिशन सीरीज का दे दिया, कॉपर 3D का दे दिया, रोडियम आपको 4D का दे दिया और इरिडियम आपको 5D का दे दिया। तो 3 ट्रांजिशन सीरीज है ना, तो तीनों में ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं। तो टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल ही चेंज कर दिया मैंने। इसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, फर्स्ट में 3D की, सेकंड में किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है 4D की, फिफ्थ में किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है 5D की। ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में करवाई है। तो ये बोलता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये बोलता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा ना ऑर्बिटल का, 3D छोटा साइज होगा, 4D का और बड़ा साइज होगा, 5D का और बड़ा साइज होता है ना। जैसे क्वांटम नंबर बढ़ता है वैसे साइज भी डी ऑर्बिटल का बढ़ता जाता है। तो लार्जर इज द साइज ऑफ डी ऑर्बिटल ग्रेटर विल बी द स्प्लिटिंग, ठीक है। तो आप देख लो इसमें 63, इसमें 34, इसमें 41। तो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग जो होती है वो होती है आपकी सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में। और ये इतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग हो जाती है डेल्टा ओ की कि उसमें जो है वो चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, उसमें जो है वो पेयरिंग होती ही होती है, ठीक है। तो उसमें फिर गैप इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपके पास जो है वो पेयरिंग ही उसके पास ऑप्शन बचता है, ठीक है। बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप बोल सकते हो कि जैसे जैसे साइज ऑफ द डी ऑर्बिटल बढ़ता जाएगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का जो अमाउंट है वो 30 से 50% जो है वो बढ़ता जाएगा। 3D से 4D पे जाओगे, 4D से 5D पे जाओगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल कोड कर सकते हो आप इस तरीके से, ये रफ वैल्यू आप लिख सकते हो कोई भी, ये कॉन्फ़िगरेशन लिख देना, ठीक है। तो टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल भी क्या करता है उसको
एक्सप्लेन कर सकते हैं आप इससे। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स ये आपने पढ़ ही लिया कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में नंबर ऑफ लिगेंड कम होते हैं तो वो ज्योमेट्री है, और ऑक्टाहेड्रल में नंबर ऑफ लिगेंड ज़्यादा होते हैं तो टेट्राहेड्रल में मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, 4/9 ऑफ डेल्टा ओ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपने ट्राई करनी है सॉल्व करने की। कैलकुलेट द CFSE फॉर द फॉलोइंग सिस्टम, तो इन सिस्टम के लिए आपने जो है वो CFSE की प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने आपको बताया था कैसे डायग्राम ड्रॉ करनी है, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और CFSE जो है वो कैलकुलेट करनी है और आपने आंसर चेक करना है। ठीक है, फिर ये बोलता है कैलकुलेट द CFSE फॉर क्रोमियम H2O6 3 पॉजिटिव एंड CrCN6 4 नेगेटिव। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, CrH2O6 ऑक्टाहेड्रल है, ये भी क्या है मेरे पास, ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल का आपको पता है T2G और EG कॉन्फ़िगरेशन आएगी। बट कॉन्सेप्ट ये है कि H2O जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है और साइनाइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ये कैसे पता चला, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। क्रोमियम की इसमें आएगी +3 और इसमें क्रोमियम की इसमें भी कितनी आएगी, सॉरी इसमें आएगी मेरे पास क्रोमियम की +2 आएगी, है ना। -4 = -4 तो +2 आ जाएगी। इसमें मेरे पास +3 है, तो मेरे पास जो है वो क्रोमियम 3 जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी आ जाएगी, 3d3, है ना। क्रोमियम कितना होता है मेरे पास, आर्गन, ठीक है। फिर आ जाएगा मेरे पास ये 3d5 4s1। तो क्रोमियम +3 में है तो एक यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, तो 3d3 आया, 3d3, तो आंसर आ जाएगा -12 dq। ठीक है, वाटर के केस में। और साइनाइड के केस में ये इसको क्या कर देगा, +2 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इन दिस कॉम्प्लेक्स क्रोमियम 2 हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4, कितनी हो जाएगी इसकी, 3d4। तो 3d4 में आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, देखो इसने गलत बनाया हुआ है, यहाँ कोई भी जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ये एम्प्टी होगा, ये दोनों एम्प्टी हैं। ठीक है, तो 4 है, 1 2 3 और यहाँ कितनी आ जाएगी 4, पेयर कर देगा ना, क्योंकि साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो आंसर क्या आएगा, -4 × 4 और एक पेयर जनरेट कर दिया इसने तो -16 dq + p, है ना। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है आपने। ठीक है, फिर सेम आपके पास है ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो आप इसको जो है वो देख लेना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने मार्कर से हाईलाइट किए हैं। कैलकुलेट द CFSE फॉर D6 कॉन्फ़िगरेशन इन वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये किया हुआ है आपने। कैलकुलेट CFSE फॉर COCl4, तो क्लोरीन जो है वो मेरे पास वीक फील्ड होता है और ये टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल में कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं होती, इसमें कोई लो स्पिन नहीं बनेगा, इसमें हाई स्पिन नहीं बनेगा। तो इसको स्प्लिट करके आप लिख लेना, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी। ठीक है, तो बाय इज मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस स्मॉलर होता है देन ऑक्टाहेड्रल, ये भी आपने कर लिया। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, क्यों ये जो है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। ठीक है, ड्रॉ द क्रिस्टल फील्ड एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ FeCl4, तो क्लोरीन हेलोजन जितने होते हैं वो वीक फील्ड होते हैं, टेट्राहेड्रल में डायग्राम बनाने को बोल रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पहले, फिर आप उसको बना सकते हो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CFSE फॉर D5, है ना, तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फिर ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जर डेल्टा, 2 पॉजिटिव है 3 पॉजिटिव है, तो ये से बात है 3 पॉजिटिव की ज़्यादा होगी। ठीक है, ये मैंगनीज है, ये MnE है, तो En बड़े की ज़्यादा होगी क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, किलेटिंग लिगेंड्स है। तो इस तरीके से CFSE NiCl4 की निकालने को बोल रहा है। ठीक है, तो ये भी आपने देख लेना है कि कैसे जो है वो आप इसको निकालोगे, टेट्राहेड्रल इसका जो है वो स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो आप सॉल्व करें, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है वो थोड़ी प्रैक्टिस करें, कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल बड़े इजी हैं, इन न्यूमेरिकल्स को भी कर लेना। ये आपके पेज नंबर ये हैं 259 पे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को कर लें। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, तो आपको मैंने ये बता ही दिया कि हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, जब नॉट पेयरिंग नहीं होती तो हाई स्पिन होते हैं, जब पेयरिंग हो जाती है तो लो स्पिन हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर एक भी इलेक्ट्रॉन उसमें अनपेयर्ड है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और सारे पेयर्ड हो जाएंगे तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको पढ़ लेना है कि कैसे कैसे जो है वो ये एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ से आपको वो क्वेश्चन को देख सकता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा ये है, देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग। तो CO3 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल स्ट्रॉन्ग फील्ड में दिया है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि कोबाल्ट को आपको पता होना चाहिए कि कितना इसका एटॉमिक नंबर होता है, 27, है ना। तो ये मैंने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कराए हुए हैं, ऑर्गन 3d7 और 4s2
2 है ना, तो डी लेना है आपने, है ना, क्योंकि इसमें कोबाल्ट 3 पॉजिटिव ले रहा है ये, तो 2 इसके चले जाएंगे, तो इसमें कितना आ जाएगा 3d6 है ना, तो इससे कोबाल्ट 3d6 इसने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, तो d6 है, ऑक्टाहेड्रल है, 3 नीचे 2 ऊपर बनाओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो आपको पता है कि 6 है, तो 6 के 6 पेयर हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कितने हैं 0। सिमिलरली आयरन का भी ऐसे निकालो, Fe3 पॉजिटिव, पहले न्यूट्रल आयरन की लिखो आर्गन 3d6 4s2, तो 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2s से, एक d से जाएगा, तो आएगा d5, तो वीक फील्ड है, ऑक्टाहेड्रल है, 1 2 3 4 5 है ना, पेयरिंग नहीं होगी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 5। क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, ऑक्टाहेड्रल है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग हो सकती है, लेकिन क्रोमियम 3 पॉजिटिव है तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3, तो ऐसा नहीं कि इनको जबरदस्ती पेयर करा देना, पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने आए 3 आए। अब ये बोलता है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड CFSE फॉर द फॉलोइंग। अगर इसमें भी ये CFSE निकालने को बोलता तो आप निकाल सकते थे, वैसे ही इसमें बोल रहा है कि आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसमें क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है, तो ये आपने रिवाइज कर लेने हैं क्वेश्चन तो ये बड़े, ठीक है, और ये मैग्नेटिज्म वाला भी आपने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा आप ये क्वेश्चंस जो है वो कर लेना। एक और क्वेश्चन है था इसमें, बाय एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज कलरलेस होता है, ठीक है, इन केस ऑफ प्योर एनहाइड्रस द कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इज नॉट सराउंडेड बाय द लिगेंड। एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते, तो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाइड्रेटेड में एज ए लिगेंड एक्ट करते हैं। एज ए रिजल्ट ऑल द 3d ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ द लिगेंड, देयरफॉर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, कोई dd ट्रांजिशन नहीं होगी, एंड हैंस कंपाउंड जो है वो कलरलेस होता है। और जो आपका हाइड्रेटेड होता है वो आपका कलर्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें dd की क्या हो जाती है ट्रांजिशन हो जाती है। तो उसको रिवाइज कर लें इस चैप्टर को, है ना, और इन क्वेश्चंस को आपने पूरा रिवाइज कर लेना जो आपके सॉल्व्ड क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। ये डिफरेंस भी कर लेना क्रिस्टल फील्ड और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है, ठीक है, और क्योंकि एक बार यही क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड BBT। लिमिटेशन भी देख लेना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की क्या है, तो इसने कोवलेंट कैरेक्टर को काउंट नहीं किया था, इसने आयनिक कैरेक्टर को काउंट किया था, ठीक है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं करता था, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं वो आपने देख लेना कि जो है वो होते हैं, ठीक है। कलर ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट क्यों होता है, क्योंकि इसमें dd ट्रांजिशंस होती हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर जो है वो एज ए लिगेंड जो है वो एक्ट करता है। सिमिलरली आपका कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ dd ट्रांजिशंस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेना। बाकी इसमें एक जहां टेलर इफेक्ट आता है, इसका अगर छोड़ भी सकते हो, अगर आपको करना होगा तो उसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप पूरा रिवाइज करो सीक्वेंस वाइज, ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है, तो आप इसको कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।